हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी हिस्ट्री है। दोस्तों, हिस्ट्री सब्सिडरी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हम सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न जो है रेखा प्रकाशन के बुक पे आधारित है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देख के आप सभी प्रश्नों को जरूर ही कवर कीजिएगा। 1 से लेके और 50 तक के प्रश्नों का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर ही कवर करें। और इस वीडियो में हम सभी 151 से लेके और 200 तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, यानी टोटल 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ हम सभी मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज के वीडियो में जो आप 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं उसमें से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 151 नंबर के प्रश्न से। प्रश्न है कि ह्यूम ने मार्च 1883 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति हेतु प्रयत्न करने की अपील की थी। आप प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और ऑप्शन को भी आप अच्छे से देखिएगा और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगर आपने ऑप्शन नंबर ख पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 50 प्रश्न है, उसमें से आपको कम से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। 152 नंबर का प्रश्न है कि किस संस्था ने दिसंबर 1884 में उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 152 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इंडियन नेशनल यूनियन। दोस्तों, अगर आप सभी को प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने के लिए समय नहीं बच पाता होगा तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका घ राइट आंसर हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप 1 से लेके और मेरे साथ जितने भी प्रश्नों का मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अगर आप सभी प्रश्नों का थोड़ा सा समय निकाल के दिन में रिवीजन करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। अगला प्रश्न है कि किस चरण को राजनीतिक साधुतावाद का युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उदारवादी युग। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप प्रश्न को अच्छे से देखिए और ऑप्शन को करेक्ट जवाब बताने का पूरा कोशिश कीजिए। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा इसका, अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना। यह ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को सुधार का युग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, उदारवादी युग। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग को सुधार का युग भी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में रिपीट होते रहता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें से आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर आपने ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कर्मिक सुधार में विश्वास। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि उदारवादी युग की अवधि कब से कब तक है। तो उदारवादी युग की जो अवधि है वो है आपको 1885 से लेकर 1905 तक। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, 1885 से 1905 तक। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको जरूर ही आता होगा अगर आप हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ था, यानी अलग हुआ था। नरम दल और गरम दल जो है विभाजित कब हुआ था, अलग कब हुआ था। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा 1907 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? ये 161 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट जवाब आप जरूर बताइए इस प्रश्न का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगर आपने क पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको कम से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब इसमें बताना ही है। अगला प्रश्न है कि केसरी के संपादक कौन थे? तो ख करेक्ट जवाब हो जाएगा, तिलक। तिलक जो है वो केसरी के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि उग्रवाद के उदय में किस शासक की नीति का महत्वपूर्ण योगदान था? आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। उग्रवाद के उदय में जो है वो लॉर्ड कर्जन शासक की नीति का सबसे ज्यादा योगदान था, यानी महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो ये जो आपको रद्द किया गया था वो किया गया था 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस प्रश्न का रिवीजन करवाया था और यहाँ पे भी पूछा गया है, यानी ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने जाने की पूरी उम्मीद है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा था? 166 नंबर का प्रश्न है। आप करेक्ट जवाब ढूंढिए कि क्या होगा। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंग भंग। अगर आपने ख पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः था। आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए, आपको राइट आंसर जरूर मिलेगा। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, मध्यम वर्गीय। दोस्तों अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप थोड़ा सा भी रिवीजन करके जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से तो एग्जाम में तो प्रश्न आपको टकराएंगे ही, बहुत सारे प्रश्न टकराएंगे। अगर आपको केवल ऑप्शन को और प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ये 168 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, क्रांतिकारियों ने। अगला जो प्रश्न है कि किस शहर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक कर उसकी हत्या का प्रयास खुदीराम बोस ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने वालों में भगत सिंह के अलावा कौन क्रांतिकारी था? तो ये आपको बिल्कुल भी मालूम होगा। ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका सही जवाब तो आपको जरूर ही पता होगा। बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक जो था वो कौन थे? तो इसका करेक्ट जवाब क हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। ये भारतीय अशांति नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम का संपादक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नों को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। क राइट आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल किस बादशाह के दरबारी इतिहासकार थे? इसका करेक्ट जवाब ग हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? तो इतिहासकार। अकबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? तो इतिहासकार। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल की रचनाएं क्या थी? ऑप्शन को देख लीजिए, आपको राइट आंसर जरूर मिलेगा। तो अबुल फजल की जो रचनाएं थी वो अकबरनामा भी थी और आइन ई अकबरी भी थी, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ग हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है कि अबुल कादिर बदायूनी किस सम्राट के समकालीन थे? ग राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि मुतखाव उत तबरिस किसकी रचना है? 178 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बर्नियर कहाँ का यात्री था? बर्नियर। आप अच्छे से पढ़िए प्रश्न को और ऑप्शन को।
और करेक्ट जवाब आप जरूर बताइए। राइट आंसर घ हो जाएगा फ्रांस। बर्नियर कहाँ का यात्री था? तो ये फ्रांस का यात्री था। अगला प्रश्न है कि बर्नियर किस बादशाह के समय आया था? राइट आंसर ग हो जाएगा शाहजहां। अगला जो प्रश्न है कि किसने कहा कि संगीत मुबह है? तो ये कहा था आपको औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब सूफी संतों को, अब ऑप्शन को पढ़ना है। ऑप्शन क है कि आदर करता था, मजाक करता था, अनादर करता था, या इनके प्रति उदासीन था। ये 182 नंबर का प्रश्न है। तो औरंगजेब जो है सूफी संतों को आदर करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क करेक्ट हो जाएगा, आदर करता था। अच्छा, अगला प्रश्न है कि धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था। तो औरंगजेब जो है वो धार्मिक के दृष्टिकोण से असहिष्णु था। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि सार्वभौम सहिष्णुता किस बादशाह से संबंधित था? तो बताइए इसका क्या करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा, अकबर। अगर आपने ग पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने आज के 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? तो ये जो आपको इबादत खाना की जो स्थापना की थी अकबर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इरफान हबीब जो है वो इतिहास के किस क्षेत्र के इतिहासकार थे? तो 186 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, आर्थिक। अगला प्रश्न है कि कानूनगो कौन था? तो कानूनगो जो है वो राजस्व पदाधिकारी था। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या जमींदार शोषक थे? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जमींदार खुद काश्तकारों से क्या वसूल करते थे? ग राइट आंसर हो जाएगा इसका, मालगुजारी। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व एकत्र करने के एवज में जो दिया जाता था वह क्या था? बताइए कि इसका क्या करेक्ट जवाब होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नानकर। भू राजस्व जो एकत्र करने के एवज में देता था वो क्या था? तो नानकर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मालिक कौन माना जाता था? जमींदार, रैयत, कृषक या किसी को नहीं? यानी 3 ऑप्शन में से बताइए कि मालिक कौन माना जाता था। तो जमींदार, जिसके पास ज्यादा जमीन रहता था उसको मालिक माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषक शांतिवाद में कौन इतिहासकार विश्वास करते थे? तो यहाँ पे क राइट आंसर हो जाएगा, इरफान हबीब। अगला जो प्रश्न है वो है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती थी तो उसे क्या कहा जाता था? ये 193 नंबर का प्रश्न है और वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़िए प्रश्न और ऑप्शन को और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, खालिसा। अगला प्रश्न है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी वेतन के तौर पर किसी अधिकारी को दिया जाता था तो वह क्या कहा जाता था? आप अच्छे से प्रश्न को देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 194 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पे, जागीर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 195 नंबर का कि जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले कौन थे? ऑप्शन है जागीरदार, फौजदार, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। ग इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जागीरदार और फौजदार ये दोनों जो है वो जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले थे। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दोनों। अगला प्रश्न है कि जमीन पर जमींदारों का हक होता था। कैसा हक होता था? अस्थाई, अस्थाई या फिर पुश्तैनी या फिर कभी नहीं? तो जमीन पर जो जमींदारों का हक होता था वो पुश्तैनी होता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट हो जाएगा, पुश्तैनी।
अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार जमींदारों को पुश्तैनी तौर पर प्राधिकारियों के लिए की गई सेवा का एक रूप भर माना जा सकता है और इस सेवा के बदले जमींदारों को एक निश्चित रकम मिलती थी। आइए प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न है कि किसके अनुसार जमींदारों को पुश्तैनी तौर पर प्राधिकारियों के लिए की गई सेवा का एक रूप भर माना जाता है और इस सेवा के बदले जमींदारों को एक निश्चित रकम मिलती थी। तो आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा इरफान हबीब। अगला प्रश्न है कि काश्तकार जमींदारों का क्या कहलाते थे? तो कहलाते थे आपको रैयत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क करेक्ट होगा। अगला है कि औरंगजेब के जमाने में कर निर्धारित होते थे। तो औरंगजेब के जमाने में जो कर निर्धारित होते थे वो जमींदार और गांव का ताल्लुकदार, ये दोनों जो है वो कर जमाने में कर निर्धारित होते थे। तो ग यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा दोनों। अगला है कि कौन पहला पादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य और राजाओं के बीच संबंध जोड़ने के महत्व को समझाया? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा अकबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी ने 150 से लेके यानी 151 से लेके 200 तक के प्रश्नों का रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट भी किया है। तो अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अगले प्रश्नों का रिवीजन के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पे फिर से अपलोड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।